नमस्कार। घड़ी में सुबह के 4 बजे हैं और 4 घंटे बाद आपकी एक एग्ज़ाम है और उसके बाद में पियानो की प्रैक्टिस। आप कई दिनों से पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी अपने आप को एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं पाते हैं और ना ही पियानो रिसाइटल के लिए। तो अब आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, आप एक और कप कॉफ़ी पी सकते हैं और अगले कुछ घंटे रटने और अभ्यास करने में बिता सकते हैं। लेकिन विश्वास करें या नहीं, बेहतर होगा कि आप किताबें बंद करके सो जाएं, क्योंकि नींद हमारे जीवन का लगभग 1/3 हिस्सा होती है। लेकिन हम में से कई लोग आश्चर्यजनक रूप से इस पर बहुत कम ध्यान देते हैं। यह उपेक्षा अक्सर बड़ी गलतफहमी का परिणाम होती है। जब हमारे सभी महत्वपूर्ण काम हो जाते हैं तो नींद समय गंवाना या आराम करने का तरीका नहीं होती है। इसके बजाय यह एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसके दौरान हमारा शरीर अपनी महत्वपूर्ण प्रणालियों को संतुलित और नियंत्रित करता है, ब्रीदिंग को प्रभावित करता है, ब्लड सर्कुलेशन से लेकर ग्रोथ और इम्यून सिस्टम तक सब कुछ नियंत्रित करता है। ये बातें काफ़ी अच्छी और ज़रूरी है, लेकिन आप इस परीक्षा के बाद इन सभी महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में चिंता कर सकते हैं, है ना? खैर, इतनी जल्दी नहीं। यह पता चला है कि नींद आपके मस्तिष्क के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे ही आप सोते हैं, आपके शरीर के सर्कुलेशन ब्लड का 5वां हिस्सा उसमें चला जाता है और जब आप सोते हैं तो आपके मस्तिष्क में क्या होता है? यह मेमोरी रिस्ट्रक्चरिंग का एक इंटेंसली एक्टिव अवधि है जो हमारी मेमोरी के काम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली नज़र में चीज़ों को याद रखने की हमारी क्षमता बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं लगती है। 19वीं सदी के मनोवैज्ञानिक हेलमन एबिंगहॉस ने प्रदर्शित किया है कि हम पहले 20 मिनट के भीतर लगभग 40% नई सामग्री को भूल जाते हैं। इस घटना को फॉरगेटिंग कर्व के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस नुकसान को मेमोरी कंसोलिडेशन के माध्यम से रोका जा सकता है। वह प्रोसेस जिसके द्वारा जानकारी को हमारे वोलेटाइल शॉर्ट मेमोरी से हमारी अधिक टिकाऊ लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र किया जाता है। यह कंसोलिडेशन मस्तिष्क के एक बड़े हिस्से की मदद से होता है जिसे हिप्पोकैम्पस के नाम से जाना जाता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी निर्माण में इसकी भूमिका को 1950 के दशक में ब्रैंड मिलर ने HM नामक मरीज पर कई तरह के प्रयोग करके जांचा। हिप्पोकैम्पस को हटाने के बाद HM की नई शॉर्ट टर्म मेमोरीज बनाने की क्षमता क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन वह किसी काम को बार बार करके शारीरिक कार्यों को सीखने में सक्षम था। उनके हिप्पोकैम्पस को हटाने के कारण HM की नई लॉन्ग टर्म मेमोरीज बनाने की क्षमता भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। अन्य बातों के अलावा इस मामले ने जो खुलासा किया वह यह था कि हिप्पोकैम्पस विशेष रूप से लंबी अवधि की डिक्लेरेटिव मेमोरी के कंसोलिडेशन में शामिल था। जैसे कि प्रोसीजरल मेमोरी के बजाय आपको एग्जाम के लिए याद रखने के लिए फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स की आवश्यकता होती है और पियानो बजाने के लिए उंगली के मूवमेंट याद रखने की आवश्यकता होती है। 90 के दशक में एरिक कंडेल के काम के साथ मिलर के रिजल्ट्स ने हमें हमारा वर्तमान मॉडल दिया है कि यह मेमोरी कंसोलिडेशन कैसे काम करता है। सेंसरी डेटा शुरू में लिखित और अस्थायी रूप से न्यूरॉन्स में शॉर्ट टर्म मेमोरी के रूप में दर्ज किया जाता है। वहाँ से यह हिप्पोकैम्पस की यात्रा करता है जो उसे कॉर्टिकल रीजन में न्यूरॉन्स को मजबूत करता है और न्यूरल कनेक्शन बढ़ाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से नई सिनेप्टिक बर्ड्स का निर्माण होता है जो न्यूरॉन्स के बीच में नए कनेक्शंस की अनुमति देता है और न्यूरल नेटवर्क को मजबूत करता है, जहां जानकारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के रूप में वापस आ जाएगी। तो हम कुछ चीज़ें क्यों याद रख पाते हैं और दूसरी नहीं? खैर, मेमोरी रिटेंशन की लिमिट और इफेक्टिवनेस को प्रभावित करने के लिए कुछ तरीके हैं। उदाहरण के लिए वो मेमोरी जो बड़ी फीलिंग्स या अत्यधिक स्ट्रेस के साथ बनती है वो ज़्यादा अच्छी तरह रिकॉर्ड हो पाती है क्योंकि हिप्पोकैम्पस का इमोशन के साथ लिंक पाया गया है। लेकिन मेमोरी कंसोलिडेशन में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों में से एक है, आपने सही अनुमान लगाया, एक रात की अच्छी नींद। नींद 4 चरणों से बनी होती है। इनमें से सबसे गहरी नींद को स्लो वेव स्लीप और रैपिड आई मूवमेंट के रूप में जाना जाता है। इन चरणों के दौरान लोगों की निगरानी करने वाली EEG मशीनों ने ब्रेनस्टेम, हिप्पोकैम्पस, थैलेमस और कॉर्टेक्स के बीच विद्युत आवेगों को चलते हुए दिखाया है जो मेमोरी फॉर्मेशन के रिले स्टेशनों के रूप में काम करते हैं और मेमोरी फॉर्मेशन के विभिन्न स्टेजेस की विभिन्न प्रकार की यादों को कंसोलिडेट करने में मदद करते हैं। नॉन REM स्लो वेव स्लीप के दौरान डिक्लेरेटिव मेमोरी को हिप्पोकैम्पस के एंटीरियर भाग के एक अस्थायी स्टोर में एनकोड किया जाता है। कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस के बीच एक कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन के माध्यम से इसे बार बार सक्रिय किया जाता है। इसके प्रोसीजरल रीडिस्ट्रीब्यूशन से कॉर्टेक्स में लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए प्रेरित करता है। दूसरी ओर REM स्लीप
कॉन्शियस माइंड की गतिविधि की समानता के साथ प्रोसीजरल मेमोरी के कंसोलिडेशन से जुड़ी होती है। इसलिए पढ़ाई के आधार पर अपने फॉर्मूले को याद करने के 3 घंटे बाद और पियानो का अभ्यास करने के 1 घंटे बाद सो जाना सबसे आदर्श होगा। तो उम्मीद है कि अब आप देख सकते हैं कि नींद में कंजूसी करना न केवल आपके लॉन्ग टर्म स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि वास्तव में यह संभावना है कि दिन में आपने जो पढ़ा है और सीखा है वो आपको सुबह उठने पर याद भी नहीं रहेगा। जब आप नींद के दौरान होने वाले सभी इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग और नए न्यूरॉन कनेक्शन बनने के बारे में सोचते हैं, तो आप यह भी कह सकते हैं कि उचित नींद से आप हर सुबह एक नए और बेहतर मस्तिष्क के साथ जागेंगे, जो आगे की चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको तैयार करेगा। धन्यवाद।